हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाई और उसका महत्व कि राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो इसमें क्या कठिनाई आती है और इसका महत्व क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना हमें क्यों करनी चाहिए, इन दो चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर है इसमें बात करेंगे हम कि राष्ट्रीय आय जब की गणना की जाती है तो उसमें क्या क्या तो कठिनाई आती हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करने लगेंगे तो उसमें बहुत सारी हमारे सामने दिक्कतें या समस्याएं आती हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण से राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। दूसरा हम लेंगे कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, कि क्यों हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई आती है। सबसे पहली जो गणना में कठिनाई आती है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम उसमें केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिनका मुद्रा के रूप में लेन देन होता है, मतलब पैसों के रूप में जिनका लेन देन होता है, केवल उन्हीं वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं होता है उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका लेन देन मुद्रा के रूप में नहीं होता है। तो इसका उदाहरण हम लें तो देखें कि जब किसान फसल पैदा करता है तो वह क्या करता है कि कुछ भाग, यदि उसके वहां पर मान लो 2 क्विंटल अनाज पैदा हुआ तो 1 क्विंटल उसने अपने घर खाने के लिए रख लिया। तो उस जो 1 क्विंटल उसने अपने पास रखा उसका मुद्रा के रूप में कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो 1 क्विंटल अनाज जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह गया। केवल 1 क्विंटल अनाज को ही हमने राष्ट्रीय आय में शामिल किया है। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय जो हमारी 2 क्विंटल के यदि मान लो 500 रुपए थे तो वो 250 रुपए कम हो गए, जिससे राष्ट्रीय आय जो है सही दिखाई नहीं देगी। दूसरा क्या है कि जैसे कोई डॉक्टर है, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो उससे फीस लेता है, लेकिन जब घर के किसी सदस्य को देखता है तो वो कोई फीस नहीं लेता है। इसके कारण से भी राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पा रही है। इसी तरह एक शिक्षक है, जब वो कहीं बाहर पढ़ाता है तो वो फीस लेता है, लेकिन जब अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी कोई फीस नहीं लेता है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि राष्ट्रीय आय में केवल हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिनका मुद्रा के रूप में लेन देन होता है, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं। इसी तरह वकील है कि अपना केस लड़ेगा तो कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन यदि किसी और का केस लड़ता है तो वो बहुत उसमें फीस लेता है। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनका हम मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं करते, जिसके कारण से वो वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाती हैं और राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी समस्या हो गई। अब दूसरी समस्या आती है कि जब हमने परिभाषाएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि फिशर ने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आय में केवल हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। तो अब बात आती है कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, मतलब इन दोनों में अंतर हम कैसे करें कि अंतिम वस्तु कौन सी है और मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है। क्योंकि एक बार में कभी भी एक वस्तु अंतिम वस्तु हो जाती है और कभी मध्यवर्ती वस्तु हो जाती है। जैसे हम कागज से, जब कागज बनता है तो अंतिम वस्तु है, लेकिन जब कागज से हम किताब का निर्माण करते हैं या कॉपी का निर्माण करते हैं तो कागज क्या बन जाता है? मध्यवर्ती वस्तु बन जाता है और किताब जो है वो अंतिम वस्तु बन जाती है। उसी प्रकार जब गेहूं का किसान ने उत्पादन किया तो वो अंतिम वस्तु है, लेकिन जब गेहूं से हमने क्या किया, आटा पिसवाया तो आटा अंतिम वस्तु हो गया, गेहूं मध्यवर्ती वस्तु हो गया। इसी तरह यदि आटे से हमने ब्रेड बनाई तो आटा भी अंतिम मध्यवर्ती वस्तु बन गया। तो इस तरह से अर्थशास्त्री कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु है उसके अंतर को करने में कठिनाई आती है कि कौन सी वस्तु को अंतिम वस्तु माना जाए और कौन सी वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु माना जाए। तो दूसरी समस्या हमारे सामने ये आती है। अब तीसरी आती है कि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनके बदले में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। कुछ ऐसी सोशल सर्विस लोग करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो ऐसी जो समाज सेवा की वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनसे क्या होता है कि किसी को उसको कोई मॉनेटरी वो है इंसेंटिव प्राप्त नहीं होता, मतलब मौद्रिक जो है उसको कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है।
यदि हमने किसी गरीब की वैसे ही सेवा की तो उसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, या हमने पार्क में जाकर सफाई की तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, हमने कुछ और इसी तरह की समाज सेवा की तो उसके बदले में हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भी वो जो काम था जिसके बदले पैसा मिलना चाहिए था वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाता है। अगला है कि अल्प विकसित और विकासशील जो देश हैं वहां पर शिक्षा और जागरूकता की कमी है। मतलब जब हमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े हैं वो सही प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं प्राप्त होते? यदि लोगों में जागरूकता नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो जितने भी अल्प विकसित और विकासशील देश हैं वहां पर शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी होने के कारण लोगों में जागरूकता कम है, तो वो अपनी राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़े सही सही नहीं बता पाते हैं। यदि किसान से पूछा जाए कि कितनी इनकम है तो वो सही सही उसको नहीं बता पाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसे श्रेणी में लोग आते हैं जो अपनी आय का सही सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो आय का जब सही अनुमान नहीं लगा पाते तो वो बता नहीं पाते हैं कि हमारी आय कितनी है, और जब उनकी आय का सही अनुमान नहीं लग पाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय जो है वो भी सही सही हमारी उसकी गणना नहीं हो पाती है। फिर राष्ट्रीय आय की गणना में एक बड़ी समस्या क्या है? दोहरी गणना। दोहरी गणना की मतलब क्या है कि एक ही वस्तु की गणना हम एक से अधिक बार कर लेते हैं। मतलब एक ही वस्तु है लेकिन उसकी गणना हमने कई बार कर ली। जैसे हमने पहले लिया कि जैसे गेहूं है, किसान ने जब गेहूं का उत्पादन किया और उसको मार्केट में बेचा तो क्या हो गया? वो गेहूं का मूल्य उसको मिल गया, लेकिन गेहूं से जब हमने आटा बनाया तो फिर से गेहूं का मूल्य उस आटे में शामिल हो गया। आटे से जब हमने ब्रेड बनाई तो फिर से गेहूं का मूल्य ब्रेड में शामिल हो गया। तो इस तरह से गेहूं का जो मूल्य है वो एक से अधिक बार राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया, जिससे राष्ट्रीय आय जो है जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा राष्ट्रीय आय जो है वो हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसी तरह अन्य वस्तुएं होती है, जैसे कपास है, उससे कपड़ा बनाते हैं हम, तो कपास का मूल्य पहले राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया। कपास से जब हमने धागा बनाया तो फिर राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया। फिर धागे से हमने कपड़ा बनाया तो फिर से राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया। और कपड़े से यदि हमने रेडीमेड गारमेंट्स या कुछ और बनाकर बेचा तो ऐसी स्थिति में वो कपास फिर से राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया। तो राष्ट्रीय जो कपास था वो एक था, लेकिन उसको 4 बार हमने राष्ट्रीय आय में शामिल कर दिया। इस तरह से राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में हमें कठिनाई आती है। अगली जो समस्या है वो है कि जहां पर मौद्रिक विनिमय व्यवस्था नहीं है, मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं होता है, केवल वस्तु विनिमय व्यवस्था है। वस्तु विनिमय व्यवस्था का मतलब कि जहां पर वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर अब भी ये वस्तुएं ये चीजें चालू हैं कि हम गेहूं या अनाज के बदले में सब्जियां ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं या कोई अन्य वस्तु ले लेते हैं, बर्तन ले लिए। इस तरह से ये व्यवस्था अब भी है। बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पर वस्तु विनिमय व्यवस्था का प्रचलन अब भी है। जबकि हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना हम केवल तभी कर सकते हैं जबकि वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन मुद्रा के रूप में होगा। जब मुद्रा के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है? राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। तो राष्ट्रीय आय की सही गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुद्रा के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में मुद्रा के रूप में वस्तुओं का लेन देन नहीं होता है वहां पर राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई आती है। मतलब वो वाला जो क्षेत्र है जहां पर वस्तु विनिमय व्यवस्था हो रही है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो राष्ट्रीय आय है वो उसकी सही गणना नहीं हो पाती है। अगला है कि राष्ट्रीय आय में जो अवैध गतिविधियां हैं, अवैध गतिविधि मतलब इलीगल जो एक्टिविटीज हैं, उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें ये शामिल होता है कि जितनी भी वो वैध मतलब नैतिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको हम केवल राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं जैसे चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, इनसे जो आय प्राप्त होती है
वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में, जबकि हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, या हम कहें कि करप्शन जो है एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह कार्य करता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाता है। तो इस तरह से ये कुछ कठिनाइयाँ थी जिसके कारण से हमारी राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। मतलब जिन वस्तुओं का लेन देन हम मुद्रा के रूप में करते हैं, केवल वही राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं। जिनका मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं किया जाता, मतलब जो वस्तुएं बाजार में बिकने को नहीं आती हैं, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाती हैं। इसमें केवल हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, जिसके कारण से मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती हैं। कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी ही होती हैं, या कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनके बदले कोई प्रतिफल नहीं मिलता, तो वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि शिक्षा की कमी के कारण जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, वहां पर क्या है, राष्ट्रीय आय के संबंध में सही आंकड़े प्राप्त नहीं होते, जिसके कारण से भी राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। इसके साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है, दोहरी गणना की, कि कई बार एक ही वस्तु को एक से अनेक बार राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है, और जहां वस्तु विनिमय व्यवस्था है वहां पर भी राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में जो आय प्राप्त होती है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा भाग जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से बच जाता है। तो ये तो आया कि राष्ट्रीय आय की गणना में हमको क्या क्या कठिनाई आती हैं। अब आता है कि राष्ट्रीय आय का फिर महत्व क्या है, हम राष्ट्रीय आय की गणना करते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि हम राष्ट्रीय आय की, इतनी सारी कठिनाइयां हैं फिर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो हम क्यों करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कई इसका बहुत महत्व है। जैसे किसी भी देश की यदि आर्थिक प्रगति या आर्थिक विकास का अनुमान लगाना है, कि जैसे हम विभिन्न देशों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं कि कौन सा देश अल्प विकसित है, कौन विकासशील है और कौन विकसित है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, वहां की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है कि जिन देशों की, जैसे विश्व बैंक ने क्या कर रखा है, कुछ मापदंड निर्धारित कर रखे हैं कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय इस स्तर तक होगी, वहां पर वो अल्प विकसित होंगे, फिर विकासशील होंगे और फिर विकसित होंगे। तो किसी भी देश की आर्थिक विकास या प्रगति का हमको अनुमान लगाना है, तो हमको उसकी राष्ट्रीय आय को देखना होगा, उसकी राष्ट्रीय आय का पता करना होगा। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश तो प्रगति अल्प विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा विकसित है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, हर साल बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो देश आर्थिक विकास उसका या उसकी आर्थिक प्रगति हो रही है। और यदि उसकी राष्ट्रीय आय में कमी आती है, तो इसका मतलब वहां पर आर्थिक विकास या प्रगति में कुछ समस्या है। दूसरा इसका महत्व है कि राष्ट्रीय आय की सहायता से हम विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश अल्प विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा विकसित है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति की तुलना हम राष्ट्रीय आय की सहायता से कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय की सहायता से सरकार क्या पता कर सकती है कि उसको विभिन्न क्षेत्रों से कितनी आय प्राप्त हो रही है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसमें कृषि और उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, और अन्य गति वन आदि से प्राप्त होने वाली आय है, तो इस तरह बागवानी है, इन सब चीजों को हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग, मतलब जितने भी उद्योग हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। और जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा, परिवहन, इन सबको हम तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की सहायता से सरकार को ये पता चल जाता है कि उसको विभिन्न क्षेत्रों से कितनी आय प्राप्त हो रही है। तो क्या इससे फायदा क्या होगा कि जब सरकार आर्थिक नीतियों का निर्माण करेगी, तो जिन क्षेत्रों से उनको कम आय प्राप्त हो रही है, मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके विकास पर वो ज्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि प्राथमिक क्षेत्र से आय ज्यादा प्राप्त हो रही है, द्वितीयक क्षेत्र से या तृतीयक क्षेत्र से। तो जिस क्षेत्र से उसको आय कम प्राप्त होगी, उस क्षेत्र का सरकार क्या कर सकती है, ज्यादा विकास कर सकती है, जिससे उसको ज्यादा आय प्राप्त हो सके। तो इस तरह से सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सरकार को इसमें मदद मिलेगी।
अगला है कि राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े हैं वो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। व्यापार चक्र क्या होते हैं? व्यापार चक्र का मतलब है अर्थव्यवस्था में आने वाली तेजी और मंदी। कभी तो क्या होता है कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, कभी कीमतें बहुत तेजी से कम होने लग जाती हैं। तो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र को नियंत्रित करने में, इस तेजी और मंदी को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। इस अगला क्या है कि राष्ट्रीय आय की सहायता से हमें ये पता चल जाता है कि देश में आय का वितरण कैसा है, समान है या असमान है। मतलब जितना हम ये कहते हैं, इसका पता करना जरूरी क्यों है कि इसके कारण से ये पता चल जाता है कि राष्ट्रीय आय का जो केंद्रण है या संकेंद्रण है कुछ ही हाथों में तो केंद्रित नहीं हो रहा है। या ये कहें कि यदि किसी देश को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, आय और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। बहुत असमानता यदि है वहां पर तो वो देश क्या होगा, अल्प विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में आएगा। जितना ज्यादा विकसित देश होगा वहां पर आय और धन के वितरण में असमानता कम होगी। तो राष्ट्रीय आय की सहायता से सरकार क्या कर सकती है, आय और धन के वितरण में समानता लाने का प्रयास कर सकती है। मतलब उसकी सहायता से सरकार ये दे सकती है कि जिन क्षेत्रों में या जिन व्यक्तियों के पास कम आय है तो वहां पर क्या कर सकती है, उनको छूट दे सकती है और इस तरह से उनको अनुदान देकर इस तरह से उनको आय और धन के वितरण में असमानता को कम करने का प्रयास कर सकती है, जिससे देश विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर सरकार क्या कर सकती है, पूर्व अनुमान लगा सकती है कि पिछले साल चूंकि प्राथमिक क्षेत्र से इतनी आय प्राप्त हुई थी तो इस साल भी ये आय प्राप्त होने का अनुमान है। द्वितीयक क्षेत्र से इतनी आय प्राप्त हुई थी तो उसी तरह से वो उसका पूर्व अनुमान लगा सकती है। मतलब राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर जो पिछले आंकड़े हैं उनके आधार पर सरकार क्या कर सकती है, भविष्य में होने वाली प्रगति का पूर्व अनुमान लगा सकती है कि भविष्य में राष्ट्रीय आय में क्या प्रगति होगी या इन क्षेत्रों पर यदि हम ध्यान दें तो किस तरह से हम आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ राष्ट्रीय आय का महत्व। ये सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास की प्रगति को माप सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। इसके साथ ही सरकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जो है राष्ट्रीय आय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सरकार क्या कर सकती है, इनकी मदद ले सकती है कि जिन क्षेत्रों जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं सरकार उन पर ज्यादा ध्यान दे सकती है और उनसे ज्यादा आय प्राप्त कर सकती है और आय और धन के वितरण में जो असमानता है उसको कम कर सकती है। तो इस तरह से ये हुआ आज हमारा टॉपिक कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाई आती हैं और इनका महत्व, इस राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है कि किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को देश के विकास में या उसके मापदंड में काम में ले सकते हैं। थैंक यू।